Assalamu alaikum dear students, this is Adnan Ali, physics tutor at the Pursuit Academy, बानीपुरा। क्लास ट्वेल्थ की अगर हम बात करेंगे तो क्लास ट्वेल्थ का जो सिलेबस है वो चार पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उसमें जो पहला पार्ट है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का आज हम पहला चैप्टर दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स उठाने वाले हैं। तो फर्स्ट चैप्टर से हम स्टार्ट करेंगे दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, अब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब क्या है? हम अगर क्लास 11th की बात करेंगे, वहां पर हमने एक फोर्स के बारे में पढ़ा था, ग्रेविटेशनल फोर्स। हमने दो मासेस लिए थे m और m, इनके बीच डिस्टेंस r। क्लियर? हमने दो मास लिए थे m एंड n, उनके बीच की डिस्टेंस क्या है r। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है कि इनके बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होगा जो कि gm² बाय r² के बराबर होगा। तो दो मासेस के बीच एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सर्ट होता है। क्यों होता है? क्योंकि दो मासेस, दो बॉडीज हैं ए एंड बी, इनके बीच जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है gm² बाय r²। क्यों होता है? क्योंकि एक बॉडी में मास है। इस प्रॉपर्टी की वजह से, मास एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से दो बॉडीज में अट्रैक्टिव फोर्स, या यूं कह सकते हैं हम कि दो बॉडीज में ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स आते हैं। दो बॉडीज में ग्रेविटेशनल इफेक्ट्स आते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें एक प्रॉपर्टी है दैट इज मास। क्लियर? तो अगर हम एक फंडामेंटल पार्टिकल को लेंगे दैट इज इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को मैं ले रहा हूं, दूसरे इलेक्ट्रॉन को, सपोज दो इलेक्ट्रॉन्स के बीच की डिस्टेंस हमने आर रखी। क्लियर? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ इनके बीच क्या फोर्स लगेगा? इनके बीच फोर्स लगेगा जी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्योंकि न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यही कहता है कि फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू मास स्क्वायर, या फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मास एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस स्क्वायर। तो इनके बीच फोर्स ये लगना जरूरी है। ठीक है, तो ग्रेविटेशन लॉ एक और बात कहता है कि अगर यहां पर हमने एक इलेक्ट्रॉन रखा, इलेक्ट्रॉन में मास है किसके बराबर? दैट इज इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये है इलेक्ट्रॉन का मास। अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। किस फोर्स से? इस फोर्स से। ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा? इस इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा इस फोर्स से। यही ग्रेविटेशनल लॉ कहता है। और ये फोर्स, ये मैग्नीट्यूड उसी फोर्स का देता है। ये जो इक्वेशन आप देख रहे हो, ये उसी फोर्स का मैग्नीट्यूड दे रहा है, जिस मैग्नीट्यूड या जिस फोर्स से एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। लेकिन एक्सपेरिमेंटली क्या देखा गया? जब इस चीज को एक्सपेरिमेंटली देखा गया तो एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को, जो एक्चुअली इफेक्ट था, हमने दो इलेक्ट्रॉन्स को पास में रखा था, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता, ये इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता। अट्रैक्शन होनी चाहिए थी। लेकिन जब हमने इन्हीं दो इलेक्ट्रॉन्स को आपस में रखा किसी डिस्टेंस आर पे, इस इलेक्ट्रॉन ने क्या किया? इस इलेक्ट्रॉन को रिपल किया, इस इलेक्ट्रॉन ने दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपल किया। तो जब हमने दो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के नजदीक रखा तो यहां पर रिपल्शन हुई। यहां पर रिपल्शन हुई। इस फोर्स के अकॉर्डिंग तो इनके बीच अट्रैक्शन होगी, लेकिन जो रिपल्शन हो रही थी उसका मैग्नीट्यूड ग्रेटर था इस अट्रैक्शन से, ग्रेटर देन अट्रैक्शन। तो हमने दो इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे के पास रखा। अब अट्रैक्टिव फोर्स भी लगा, रिपल्सिव फोर्स भी किसी और चीज की वजह से लगा, लेकिन रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा था अट्रैक्टिव फोर्स से, जो नेट इफेक्ट हमने देखा, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? दूसरे इलेक्ट्रॉन को रिपल करता था, दूसरा इलेक्ट्रॉन फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को रिपल कर रहा था। अट्रैक्शन क्यों एग्जिस्ट होती थी? अट्रैक्टिव फोर्स क्यों लग रहा था? बिकॉज ऑफ मास। मास से ग्रेविटेशनल इफेक्ट आता है, ग्रेविटेशनल फोर्स अराइज होता है। तो ये रिपल्शन बेटा किस फोर्स से लगा, किस वजह से लगा, किस प्रॉपर्टी से लगा? वो प्रॉपर्टी हमें इस चैप्टर में स्टडी करनी है। उसी प्रॉपर्टी को जिस वजह से ये रिपल्सिव फोर्स डेवलप होता है, रिपल्सिव फोर्स जिस वजह से डेवलप हो रहा है, या हम यूं कहें जिससे ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स डेवलप होते हैं। किस वजह से होते हैं डेवलप? बॉडी में एक और प्रॉपर्टी थी, इस इलेक्ट्रॉन में एक और प्रॉपर्टी थी मास के अलावा, उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं बेटा चार्ज।
उस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं चार्ज। सो जो बॉडी थी इलेक्ट्रॉन और इलेक्ट्रॉन के बीच लगता था ग्रेविटेशनल फोर्स बिकॉज ऑफ मास, क्लास 11th में हमने पढ़ा है। इलेक्ट्रॉन के बीच जब हमने इलेक्ट्रॉन्स को रखा एक दूसरे के पास, वहां पर हमने रिपल्शन देखी। अट्रैक्टिव फोर्स तो लगा, ग्रेविटेशनल फोर्स तो लगा, लेकिन रिपल्सिव फोर्स इतना ज्यादा था कि रिपल्सिव फोर्स बहुत ज्यादा था ग्रेविटेशन से, अट्रैक्शन से थे। क्लियर? तो नेट इफेक्ट क्या था? एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्शन के बजाय रिपल कर रहा था। दैट मीन्स बॉडी में इस मास के अलावा एक और प्रॉपर्टी है जिसको हम चार्ज कहते हैं, उस वजह से ये इफेक्ट आता है बॉडी में, जिसको हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ये इस यूनिट में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है, यहां पर हम इसी चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन रेस्ट पे रख के। स्टैट मीन्स बेसिकली रेस्ट, तो स्टैटिक्स मीन्स रेस्ट। इलेक्ट्रो कहां से निकला है? इसी इलेक्ट्रॉन से। हमने इलेक्ट्रॉन के टर्म्स में देखा था कि बॉडी में एक प्रॉपर्टी होती है चार्ज, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक बेसिकली मीन्स चार्ज इज एट रेस्ट। इसी चार्ज को हम रेस्ट पे रखेंगे, देखेंगे क्या क्या प्रॉपर्टी होती है चार्ज की रेस्ट पे, उसी स्टडी को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बोलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इसी चार्ज के साथ और उसके बाद इस चार्ज की प्रॉपर्टीज देखेंगे। तो हम चार्ज से स्टार्ट करेंगे। तो चार्ज कैसे हम डिफाइन करते हैं? तो हम कहते हैं कि चार्ज एक बॉडी की प्रॉपर्टी है। चार्ज प्रॉपर्टी एक बॉडी की है जिस वजह से प्रॉपर्टी एक बॉडी की, जिस वजह से बॉडी में इलेक्ट्रिक प्लस मैग्नेटिक इफेक्ट्स आते हैं। मैग्नेटिक इफेक्ट्स आते हैं बॉडी की एक प्रॉपर्टी, जिस वजह से बॉडी में इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट्स आते हैं, उसको हम चार्ज कहते हैं, उसको हम चार्ज कहते हैं। अब इस चार्ज को हम कैसे मेजर करते हैं? तो हम कूलम्स में इसको मेजर करते हैं। इसका जो ऐसा यूनिट है दैट इज कूलम। जिस तरह से मास का ऐसा यूनिट किलोग्राम था, इसी तरह से चार्ज का ऐसा यूनिट कूलम है। आपने पढ़ा है करंट जो होता है चार्ज बाय टाइम के बराबर, तो चार्ज इज करंट इनटू टाइम, दैट मींस हम कूलम को लिख सकते हैं। कूलम किसके बराबर होता है? करंट का यूनिट है एम्पियर, एम्पियर सेकंड। अगर हम इसी कूलम की बात करेंगे, इसके डायमेंशंस क्या हैं? ए और टी, 80 डायमेंशंस ऑफ कूलम। सो एक चार्ज बेसिकली इज प्रॉपर्टी ऑफ ए बॉडी, जिस वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक इफेक्ट इस बॉडी में आते हैं। इस चार्ज का ऐसा यूनिट क्या है? कूलम। चार्ज कैसे, कूलम, एक कूलम किसके बराबर होता है? 1 एम्पियर सेकंड, क्योंकि चार्ज इज करंट इनटू टाइम। डायमेंशन क्या है? 80। इसकी जो सीजीएस यूनिट की अगर हम बात करेंगे, तो सीजीएस यूनिट ऑफ चार्ज इज स्टेट कूलम, ESU, दैट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, जो कि 1 कूलम बराबर होता है 3 × 10⁹ ESU के। एक कूलम 3 × 10⁹ ESU के बराबर होता है। अगर हम प्रैक्टिकल यूनिट्स की बात करेंगे, प्रैक्टिकल यूनिट, तो एम्पियर आवर यूज करते हैं, दैट इज इक्वल टू 3600 कूलम, या तो हम फैराडे यूज करते हैं। फैराडे किसके बराबर होता है? 96500। क्लियर? तो ये हमने देखा, एक इलेक्ट्रॉन को लेके एक फंडामेंटल पार्टिकल को हमने लिया। फंडामेंटल पार्टिकल में क्या था? एक प्रॉपर्टी थी बॉडी की। क्लियर? एक फंडामेंटल पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन है। तो इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करेंगे, तो ये जो चार्ज है, ये इसका इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है, इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है। फंडामेंटल पार्टिकल जैसे कि इलेक्ट्रॉन, इसमें चार्ज क्या है? इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक, इसकी अपनी एक फंडामेंटल प्रॉपर्टी है। क्लियर? अब किसी और बॉडी पे जो चार्ज होगा, वो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो हम कैसे देखते हैं कि चार्ज एक बॉडी पे क्या है, उसका वैल्यू क्या है, और टाइप्स ऑफ चार्ज क्या है? ठीक है, तो टाइप्स ऑफ चार्ज की अगर हम बात करेंगे, चार्ज के टाइप्स की अगर हम बात करेंगे, एक होता है बेटा पॉजिटिव और एक होता है नेगेटिव। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्ज, या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। अब इन पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज को हम कैसे डिफाइन करते हैं, या कैसे कह सकते हैं कि एक बॉडी ने पॉजिटिव चार्ज एक्वायर किया, दूसरी बॉडी ने नेगेटिव चार्ज, वो कैसे एक्वायर किया? पहले हम देखेंगे जो सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू जो हम
फंडामेंटल पार्टिकल की अगर हम बात करेंगे, इलेक्ट्रॉन का अगर हम चार्ज की बात करेंगे, इसमें अपना इंटरनल कैरेक्टरिस्टिक है। तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन किसके बराबर होता है, माइनस ई से हम डिनोट करते हैं, वो होता है बराबर -1.6 इंटू 10⁻⁻19। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ई से हम डिनोट करते हैं, नेगेटिव ई से। ई का वैल्यू क्या है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अगर हम प्रोटॉन की बात करेंगे, प्रोटॉन को हम प्लस ई से लिखते हैं, +1.6 इंटू 10⁻⁻19 चार्ज। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन आपको पता है बेसिकली क्या है, उनके चार्ज का वैल्यू ये ऐसे हम लिख सकते हैं। दोनों का वैल्यू जो है सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, बस फर्क ये है कि दोनों का नेचर डिफरेंट है। एक नेगेटिव है, दूसरा पॉजिटिव है, वैल्यू मैग्नीट्यूड वो तो सेम है। ठीक है, अब चार्ज कैसे एक्योर होता है, एक बॉडी पे पॉजिटिव चार्ज कब डेवलप होता है, एक बॉडी पे नेगेटिव चार्ज कब डेवलप होता है, ये हमें देखना है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज कैसे डेवलप होता है बॉडी पे, हम कैसे डिफाइन करते हैं कि पॉजिटिव चार्ज किसे कहेंगे हम और नेगेटिव चार्ज हम किसे कहेंगे, ये चीज हम समझ लेते हैं। कि सपोज मेरे पास दो एटम्स हैं, दिस इज वन एटम, और इस एटम में न्यूक्लियस होता है। दूसरा एटम मैंने लिया, न्यूक्लियस। सपोज यहां पर 11 प्रोटॉन्स हैं। आपको पता है न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव होता है। और एक न्यूट्रल एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नंबर ऑफ प्रोटॉन के बराबर होता है। हमने सेकंड एटम लिया, सपोज 17 प्रोटॉन्स और 17 इलेक्ट्रॉन्स हैं इसमें। क्लियर? अगर मैं पहले देखूंगा, ये जो फर्स्ट एटम है इसका नेट चार्ज क्या है, टोटल चार्ज क्या है, इसका नेट चार्ज, वो हम सिंपली चार्जेस को ऐड कर सकते हैं। एक बात यहां पर और एक याद रखनी है आपको कि ये जो चार्ज है स्केलर क्वांटिटी होती है, वो हम प्रॉपर्टीज में देखेंगे। इसका नेट चार्ज जो है दैट इज इक्वल टू 0। नेट चार्ज 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, इलेक्ट्रॉन का चार्ज -e, 11 प्रोटॉन्स थे, प्रोटॉन का चार्ज +e, सो नेट चार्ज 0 के बराबर है। जो नेट चार्ज की अगर हम बात करें, अगर हम सेकंड एटम की तरफ देखेंगे तो इसका भी नेट चार्ज किसके बराबर होगा, 17 इंटू +e + 17 इंटू -e, इसका भी नेट चार्ज 0 के बराबर आएगा। तो ना तो हम इसे पॉजिटिव चार्ज कहेंगे, ना तो इसे पॉजिटिव चार्ज, या तो ना तो इसे नेगेटिव चार्ज कहेंगे, या तो ना तो इस बॉडी को नेगेटिव चार्ज कहेंगे। अब सपोज मैं क्या कर रहा हूं, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिमूव कर रहा हूं, फर्स्ट एटम से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं और सेकंड एटम की तरफ, सेकंड एटम जो है उसमें यही इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहा हूं। ठीक है, मैंने फर्स्ट एटम से इलेक्ट्रॉन निकाला, सेकंड एटम को यही इलेक्ट्रॉन दिया। अब हम फर्स्ट एटम की अगर हम बात करेंगे, अब चार्ज कितना बचा, नेट चार्ज फर्स्ट एटम की अगर हम बात करेंगे, आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, जब मैंने पहले एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया तो नेट चार्ज कितना बचा आफ्टर रिमूवल ऑफ वन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फर्स्ट एटम। तो जो फर्स्ट बॉडी थी, फर्स्ट एटम था, इसमें अब कितने प्रोटॉन्स है, 11 प्रोटॉन्स, 11e। अब एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया, 11 थे, अब कितने बचे, 10 इलेक्ट्रॉन। क्लियर? 10 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 10 प्रोटॉन्स के चार्ज से खत्म होगा, 10 चार्ज प्रोटॉन्स का 10 इलेक्ट्रॉन्स के चार्ज के साथ खत्म होगा, तो बचा क्या, 1e। दैट मीन्स जो नेट चार्ज आया, ई का चार्ज कितना होता है, पॉजिटिव, तो नेट चार्ज जो है पॉजिटिव आया, नेट चार्ज पॉजिटिव आया। अब सेकंड एटम की तरफ जाएंगे, जो नेट चार्ज इसका है, सेकंड एटम में जो नेट चार्ज है 17 प्रोटॉन्स हैं, 17 +e, कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 17 इलेक्ट्रॉन्स थे। फर्स्ट बॉडी ने सेकंड एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ, तो इलेक्ट्रॉन ऐड होने का मतलब नेगेटिव ई। इनका चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज से खत्म होगा, सो नेट चार्ज जो हो -e के बराबर आएगा, -e के बराबर आएगा। सो एक बॉडी में पॉजिटिव चार्ज आया, सेकंड बॉडी में नेगेटिव चार्ज आया। पहले बॉडीज क्या थी, न्यूट्रल, नेट चार्ज 0 था।
ना मैं यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज डिफाइन कर सकता हूँ, ना मैं यहाँ पे। लेकिन अब मैंने फर्स्ट एटम से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, वही इलेक्ट्रॉन सेकंड में ऐड किया, तो यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स बचे? 10 इलेक्ट्रॉन्स। प्रोटॉन्स कितने हैं? 11। चार्ज कितना चढ़ा? पॉजिटिव। तो कह सकते हैं हम कि ये जो फर्स्ट एटम है, आफ्टर जब हमने रिमूव किया एक इलेक्ट्रॉन, तो चार्ज क्या चढ़ा? पॉजिटिव। तो हम कह सकते हैं दिस पॉजिटिव चार्ज इज नथिंग बट डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होती है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स, तब चार्ज, नेट चार्ज जो है पॉजिटिव के बराबर आता है। इसी तरह से जो सेकंड बॉडी थी, इसमें क्या चार्ज आया? नेगेटिव। क्यों? क्योंकि एक एटम इसमें, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड हुआ, तो हम कह सकते हैं जो नेगेटिव चार्ज दैट इज एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब इलेक्ट्रॉन ज्यादा होंगे तो नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा, जब इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे तो पॉजिटिव चार्ज चढ़ेगा। क्लियर यहां तक? सो एक एटम हमने लिया, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किए, ठीक है, एक से दूसरे को, एक इलेक्ट्रॉन दिया इसको, फर्स्ट में कमी हुई इलेक्ट्रॉन्स की 10 इलेक्ट्रॉन्स। अब सेकंड में क्या हुआ? एक इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ, तो दैट मींस इस पे नेगेटिव चार्ज चढ़ेगा, इस पे पॉजिटिव। पॉजिटिव मींस डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड नेगेटिव मींस एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। क्लियर? अब एक और चीज को समझते हैं। ये जो फर्स्ट एटम था, इसमें पहले कितने प्रोटॉन्स थे? 11। फिर इलेक्ट्रॉन्स कितने थे? 11। एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, इस एटम से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ। अब जब हमने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया, तो एक्चुअली ट्रांसफर क्यों हुआ? 11 प्रोटॉन्स थे प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, 11 प्रोटॉन्स और 10 इलेक्ट्रॉन्स बचे इसमें। पहले कितने थे? पहले 11 इलेक्ट्रॉन्स थे। अब इस सेकंड बॉडी में क्या था? दिस इज फर्स्ट एटम, ये सेकंड एटम है। फर्स्ट एटम, सेकंड बॉडी में 17 इलेक्ट्रॉन्स थे और 17 प्रोटॉन्स थे। यहां से अगर हम पहली कंडीशन लेंगे, फर्स्ट बॉडी में 11 प्रोटॉन्स और 11 इलेक्ट्रॉन्स थे, मैंने एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया, तो एक इलेक्ट्रॉन मैंने रिमूव किया, या मैंने एक इलेक्ट्रॉन फर्स्ट बॉडी से ट्रांसफर किया सेकंड में, या फर्स्ट बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया। अब इलेक्ट्रॉन जब जाएगा, यहां पर क्या चार्ज चढ़ा? पॉजिटिव। यहां पर क्या चार्ज चढ़ा? नेगेटिव। पॉजिटिव चार्ज कब चढ़ा? जब इससे इलेक्ट्रॉन को निकाला गया। इलेक्ट्रॉन के निकालने का मतलब है मैंने इसे मास भी निकाला, तो दैट मीन्स इसका नेट मास कम होगा। जो फर्स्ट बॉडी है, मैंने एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया सेकंड बॉडी, ठीक है, यहां से इलेक्ट्रॉन को निकाला, इलेक्ट्रॉन निकालने के साथ साथ इसमें पॉजिटिव चार्ज चढ़ा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की अब कमी है एज कंपेयर टू प्रोटॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन को निकालने का मतलब जो 9.1 इंटू 10⁻31 मास है इलेक्ट्रॉन का, मैंने वो मास भी निकाला, दैट मीन्स इसका मास डिक्रीज हो गया। अब यहां पर क्या हुआ? यहां पर एक इलेक्ट्रॉन ऐड हुआ, तो 9.1 इंटू 10⁻31 जो मास है वो तो ऐड हुआ। सो नेगेटिव चार्ज का मतलब इसमें मास इंक्रीज होगा। सो जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं, उसका मास या तो इंक्रीज होता है या तो डिक्रीज। अगर पॉजिटिव चार्ज बॉडी बनाएंगे तो मास डिक्रीज होगा, अगर नेगेटिव चार्ज बॉडी बनाएंगे तो मास इसका इंक्रीज होगा। सो ये हमने डिस्कस किया कि एक चार्ज जो है उसके दो टाइप्स होते हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव किसे कहेंगे? डेफिशिएंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, और नेगेटिव किसे कहेंगे? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब हम बॉडी को चार्ज करते हैं, एक चार्ज जब बॉडी पे डेवलप होता है, उसका मास या तो नेगेटिव या तो डिक्रीज होता है या तो इंक्रीज होता है। क्लियर यहां तक? अब हम देखेंगे कुछ प्रॉपर्टीज जो कि इस चार्ज की है, वो हम यहां पर डिस्कस करेंगे। इस एग्जाम्पल को मैं यहीं पे रख रहा हूं क्योंकि आगे जाकर भी इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब हम प्रॉपर्टी की तरफ आएंगे, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। तो पहली बेसिक एंड सिंपल प्रॉपर्टी ये है कि ये जो चार्ज है ये स्केलर क्वांटिटी है। वो आपने अभी भी देखा, जब हमने नेट चार्ज निकाला था, हमने डायरेक्ट चार्जेस को ऐड किया था या सब्ट्रैक्ट किया था। सिंपल हम नेट चार्ज वैसे निकालते हैं। तो बेसिकली द चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। सेकंड थिंग इज कि जब फर्स्ट बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था सेकंड बॉडी में, फर्स्ट बॉडी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ था, तो एक्चुअली क्या ट्रांसफर हुआ था? पहले मास ट्रांसफर हुआ था, वो मैंने इससे पहले भी समझाया। तो
एक्चुअली ट्रांसफर क्या हुआ, मास। मास के ट्रांसफर होने के साथ साथ चार्ज भी ट्रांसफर हुआ, चार्ज भी ट्रांसफर हुआ। हम बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स देख सकते हैं जहां पर एक बॉडी में मास होता है लेकिन चार्ज नहीं होता है। लेकिन बहुत सारी ऐसी एग्जांपल्स हैं जहां पर चार्ज है, या सारी एग्जांपल्स जो जहां पर भी बॉडी में चार्ज होता है, जिस भी बॉडी में चार्ज होता है वहां पर मास जरूरी होता है। कि जब हमने एक इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर किया था सेकंड एटम में, ठीक है, हमने ट्रांसफर किया था एक इलेक्ट्रॉन, ट्रांसफर क्या हुआ था, बेसिकली मास। मास के साथ साथ ये चार्ज भी ट्रांसफर हुआ था। मास कभी भी, मास जो है वो एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज। चार्ज हो ना हो बॉडी पे, मास फिर भी आ सकता है। लेकिन जब भी जहां भी कंसेप्ट किस चीज का आएगा, चार्ज का आएगा, वहां पहले मास जरूर आएगा। तो चार्ज जो है वो इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट नहीं करता है, दैट मीन्स वो विदाउट मास एग्जिस्ट नहीं करता है। लेकिन मास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज। तो दूसरी जो है प्रॉपर्टी चार्ज की, कि चार्ज जो है डजंट एग्जिस्ट विदाउट मास। चार्ज मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर पाता है। दैट मीन्स क्या हम कह सकते हैं कि दैट चार्ज इज अ प्रॉपर्टी ऑफ मास। चार्ज द प्रॉपर्टी ऑफ मास। ये चार्ज जो है मास के बगैर एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। सिंपल, कि मास एग्जिस्ट कर सकता है विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। क्लियर। अब थर्ड प्रॉपर्टी की हम बात करेंगे कि मास जो होता है, मास जो होता है, अगर हम इसी एक मास को लेंगे, इसको किसी स्पीड से भगाएंगे, अगर हम स्पीड देंगे मास को, तो मास जो है इंक्रीज करता है। ये भी आपने क्लास 11 में पढ़ा होगा कि मास इंक्रीज करता है कब, विथ इंक्रीज इन स्पीड, विथ इंक्रीज इन स्पीड। तो दैट मीन्स कि अगर हम रिलेशन लिखेंगे, m वो होता है बराबर m नॉट डिवाइड बाय अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर बाई सी स्क्वायर। रिलेटिविस्टिक इक्वेशन है। रिलेटिविटी में हम पढ़ते हैं इस मास को हम बोलते हैं रिलेटिविस्टिक मास, इस m नॉट को हम बोलते हैं रेस्ट मास। कि अगर हम एक ऑब्जेक्ट को लेंगे जिसका रेस्ट मास m नॉट है, इस ऑब्जेक्ट को कुछ स्पीड देंगे, लेकिन स्पीड कैसी होनी चाहिए, जो कंपेयर हम कर सकते हैं विद स्पीड ऑफ लाइट से। चाहे हम स्पीड दें c/2, चाहे स्पीड दें c/4, कुछ भी स्पीड दें, तब हम देखते हैं इस ऑब्जेक्ट का मास जो है इंक्रीज होता है। दैट मीन्स जो मास होता है इट वेरीज, ये वेरी करता है विद स्पीड। क्लियर। लेकिन चार्ज, चाहे आप चार्ज को रेस्ट पे लो, चाहे आप चार्ज को मोशन में लो, चाहे आप चार्ज को किसी भी स्पीड से बढ़ाओ, चार्ज का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहता है, सेम रहता है। तो चार्ज जो होता है रिमेन्स इनवेरिएबल विद स्पीड। या ऐसे कह सकते हैं हम कि चार्ज जो है डज नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। चार्ज फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम चार्ज की देखेंगे वो ये कि अगर हम इसी एग्जांपल को लेंगे, इस एग्जांपल को हम लेके समझेंगे। ये मेरे पास एक सिस्टम था, इस सिस्टम में अगर हम नेट चार्ज की बात करेंगे, ये मेरे पास एक सिस्टम है, तो इस सिस्टम में अगर हम नेट चार्ज की बात करेंगे, नेट चार्ज कितना सिस्टम है, यहां पर है 11 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का चार्ज +e, 11 इलेक्ट्रॉन्स 11
इलेक्ट्रॉन का चार्ज माइनस ई प्लस, यहां पर चार्ज 17 ई और 17 माइनस ई। जो सिस्टम का नेट चार्ज था 11 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 11 प्रोटॉन के चार्ज के साथ खत्म होगा, 17 इलेक्ट्रॉन का चार्ज 17 प्रोटॉन के साथ खत्म होगा। सो नेट चार्ज जो बचता दैट इज जीरो। नेट चार्ज जीरो के बराबर है। अब हमने इस सिस्टम में क्या चेंज लाई? इसी सिस्टम में हमने थोड़ी सी चेंज की कि हमने फर्स्ट एटम से एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया। कहां ट्रांसफर किया? सेकंड एटम में। अब हमने इसी सिस्टम में क्या चेंज लाई कि एक इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव किया। तो यहां पर कितने प्रोटॉन्स थे? 11 प्रोटॉन्स, 10 इलेक्ट्रॉन्स। सेकंड बॉडी यहां पर कितने? 17 प्रोटॉन्स और 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमने सिस्टम लिया था, फर्स्ट सिस्टम में हमने फर्स्ट सिस्टम जो था हमारा पास, ये सिस्टम जो था फर्स्ट कंडीशन जो थी इसकी, यहां पर 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स 17 इलेक्ट्रॉन्स और 17 प्रोटॉन्स थे, तो नेट चार्ज क्या था? जीरो। अब इसी सिस्टम में हमने थोड़ी सी चेंज की, हमने एक इलेक्ट्रॉन यहां से लिया, यहां इसको दिया। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 10। यहां पर कितने इलेक्ट्रॉन? 18 इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं यहां पर नेट चार्ज की बात करूंगा, नेट चार्ज की बात करूंगा, तो 11 प्रोटॉन्स 11 इंटू प्लस 10 इलेक्ट्रॉन्स, इसमें कितने प्रोटॉन्स हैं? 17 प्रोटॉन्स, प्रोटॉन का चार्ज प्लस ई और 18 इलेक्ट्रॉन्स, 18 इंटू माइनस। क्लियर? 11 और 17, 11 इलेक्ट्रॉन्स 11 प्रोटॉन्स और 17 प्रोटॉन्स, दैट इज 28 प्रोटॉन्स प्लस 18 और 10 28 इलेक्ट्रॉन्स। अब भी कितना चार्ज होगा? अब भी तो चार्ज जीरो ही है। 28 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज 28 प्रोटॉन के चार्ज के साथ खत्म होगा, दैट मीन्स नेट चार्ज अब भी जीरो आएगा। पहले नेट चार्ज क्या था? जीरो। इस वक्त नेट चार्ज क्या है? जीरो। हमने पहले सिस्टम में चेंज की, यहां पर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया एक बॉडी से दूसरी बॉडी में, नेट चार्ज तो अब भी जीरो आया, नेट चार्ज पहले भी जीरो आया। तो कह सकते हैं हम कि नेट चार्ज जो है वो कांस्टेंट रहा। नेट चार्ज जो है, चाहे पहले सिस्टम फिर दूसरे फिर सिस्टम में कुछ चेंज की हमने, नेट चार्ज का वैल्यू पहले भी जीरो था अब भी जीरो है। तो कह सकते हैं हम कि चार्ज जो होता है ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट या कंजर्वेटिव। ना हमने बाहर से किसी इलेक्ट्रॉन को ऐड किया यहां पर, ना यहां पर, एक आइसोलेटेड सिस्टम था हमारे पास। अब चेंज की थी कुछ इसी सिस्टम में, एक इलेक्ट्रॉन यहां से उठाया दूसरे एटम को दिया था। जब हमने इलेक्ट्रॉन को उठाया था तो नेट चार्ज हमने निकाला था, नेट चार्ज अब भी जीरो आ रहा है। तो पहले भी नेट चार्ज वही, इस वक्त भी नेट चार्ज वही। तो चार्ज जो है एक आइसोलेटेड सिस्टम का वो कंजर्व रहता है, कांस्टेंट रहता है। या तो यूं कहेंगे कि चार्ज एक यूनिवर्स में जो चार्ज है नेट चार्ज वो कांस्टेंट होता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि इलेक्ट्रॉन का चार्ज कंजर्व रहेगा, क्योंकि यहां पर पहले कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 11। अब कितने हैं? 10। सो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो इस बॉडी में जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज था वो तो डिक्रीज हुआ। अब इस बॉडी में कितने इलेक्ट्रॉन्स थे? 17। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 18। तो यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है वो इंक्रीज हुआ। तो जो आप कहते हो कि चार्ज के नीदर भी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, वो एक्चुअली नेट चार्ज की बात होती है। ना हम नेट चार्ज को बढ़ा सकते हैं ना घटा सकते हैं एक सिस्टम में, एक आइसोलेटेड सिस्टम में। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हम घटा भी सकते हैं बढ़ा भी सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट बॉडी में हुआ था, हमने इलेक्ट्रॉन रिमूव किया था, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज डिक्रीज हुआ। सेकंड बॉडी में हमने इलेक्ट्रॉन ऐड किया था तो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इंक्रीज हुआ था। तो इसी को हम कंजर्वेशन ऑफ चार्ज बोलते हैं। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ये एक और प्रॉपर्टी चार्ज की। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इज अनदर प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी पे आते हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज, वो हम डिस्कस करेंगे।
अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करेंगे, दैट इज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, इसकी अब बात करेंगे हम। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज को एक्सप्लेन करने के लिए या समझाने के लिए मैं सपोज मेरे पास ये पेन है, ठीक है। इस पेन की मैं दो चीजें डिफाइन करूंगा यहां पर। फर्स्ट इज नंबर एंड सेकंड इज लेंथ, ठीक है। ये पेन है मेरे पास, अगर मैं दुकानदार के पास ये पेन खरीदने जाऊंगा तो इन नंबर्स में क्या क्या बोल सकता हूं उसको, या तो एक मांग सकता हूं, या तो दो, या तो तीन, या तो चार, सो पेन मैंने लिया। अगर मैं नंबर की बात करूंगा, सपोज मैं किसी दुकानदार के पास गया, वो क्या देगा मुझे, एक पेन, दो, तीन, चार। अब इसकी अगर लेंथ की हम बात करेंगे, सपोज इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर है, हो सकता है इसकी लेंथ 4.1 सेंटीमीटर भी, दिस इज आल्सो पॉसिबल। हो सकता है लेंथ 4.2 सेंटीमीटर हो, दिस इज आल्सो पॉसिबल, या लेंथ 4.3 सेंटीमीटर होगी। ये सारे वैल्यूज पॉसिबल हैं। अगर मैं लेंथ की बात करूंगा, इस पेन की लेंथ की बात करूंगा, तो 4, 4.1, 4.3, 4.4, 2.1, 2.3, कुछ भी वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। लेकिन अगर मैं नंबर की बात करूंगा, मुझे पेन खरीदने जाना है, तो या तो मैं एक पेन खरीद सकता हूं, या दो, या तीन, या चार। मैं 4.1 पेन खरीद नहीं सकता हूं, मैं 2.1 पेन खरीद नहीं सकता हूं, मैं 2/3 पेन नहीं खरीद सकता हूं, मैं 1/2 पेन नहीं खरीद सकता हूं। तो क्वांटाइजेशन क्या होता है बेसिकली, वो वैल्यू जो फिक्स्ड होता है, ठीक है। ये 1, 2, 3, 4 दीज आर फिक्स्ड वैल्यूज। ये वैल्यू कोई भी ले सकता है, लेंथ जो पेन की है कोई भी हो सकती है। अब कोई भी वैल्यू देखो, 4.1 भी आएगा, 4.2 भी आएगा। इस फिक्स्ड वैल्यूज को, जो वैल्यू फिक्स्ड अमाउंट में होता है, उसको हम एक्चुअली क्वांटाइजर कहते हैं, ठीक है। दूसरी एग्जांपल अगर हम लेंगे, सपोज एक क्लासरूम है, इस क्लासरूम में बच्चे हैं, कितने हो सकते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। क्या 2/3 बच्चे हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या 3/4 हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं। क्या 4/3 हो सकता है? बिल्कुल नहीं। सो अगर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करेंगे, यहां पर भी हम नंबर की बात करेंगे, तो 2/3 नहीं, 4/3 या 3/4 नहीं आ सकता। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैन बी 1, 2, 3, 4, 5, 6, या तो 4 होंगे या तो 5 होंगे। 4.5 तो नहीं हो सकते। अब इन्हीं स्टूडेंट्स की अगर हम बात करेंगे, इनकी अगर हम हाइट की बात करेंगे, तो हाइट क्या हो सकती है, सपोज 5 फीट 2 इंच, सपोज 5 फीट 3 इंच, सपोज 5 फीट 4 इंच, कुछ भी हो सकता है। यहाँ तो जरूरी नहीं कि या तो 5 फीट होगा या तो 6 फीट होगा, यहाँ पर कुछ भी आएगा, 5.2, 5.3, 5.4, 5.5। लेकिन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तो नहीं हो सकता है 5.4 ही बच्चे आज क्लास में है, या 5.5 बच्चे क्लास में है, आधा बच्चा बाहर बैठा है, वो तो नहीं आएगा। सो इस चीज को जो फिक्स्ड अमाउंट में होता है, इसको हम क्वांटाइजर बोलते हैं, इसको हम क्वांटाइजर बोलते हैं। और इसको ये जो चीज है फ्रैक्शंस में, यहां पर क्वांटाइजेशन का प्रिंसिपल नहीं लगता है। क्लियर? तो इसी तरह से हम क्वांटाइजेशन चार्ज भी समझते हैं। सो व्हाट एक्चुअली बेसिकली क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज किसे हम कहते हैं, हमने इससे पहले एग्जांपल ली थी, जब हमने एक एटम लिया था, यहां पर हमने दूसरा एटम लिया था, यहां से हमने एक इलेक्ट्रॉन इस एटम को दिया था। क्लियर? अब हम क्या कर सकते हैं, या तो यहां से एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है, क्लियर, या तो 2 इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, या तो 3, सो ऑन, कुछ भी वैल्यू हो सकता है, n इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं, n का वैल्यू कुछ भी हो सकता है, एक इलेक्ट्रॉन दिया, दूसरा, तीसरा, चौथा, कुछ भी हो सकता है इसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है, ये भी इसी अंदाज से ट्रांसफर होता है कि इसका जो ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, वो क्वांटाइज्ड होता है एक्चुअली। तो वो वैल्यू हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है, वो फिक्स्ड अमाउंट में ट्रांसफर होता है, या तो एक जाएगा या तो दो। अब हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते कि आधा इलेक्ट्रॉन यहां रहेगा, आधा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, आधा इलेक्ट्रॉन तो नहीं भाग सकता यहां, या तो एक जाएगा या तो दो या तो तीन। सबसे कम कितना जाएगा, सबसे कम एक इलेक्ट्रॉन जा सकता है। अब सबसे ज्यादा कितना जाएगा, मर्जी आप एन का वैल्यू दो। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर होंगे, दैट विल बी एन इंटू ई। और एन का वैल्यू क्या हो सकता है, या तो एक, या तो दो, या तो तीन, या तो चार। इस एन का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकता। हम इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हैं बीच में और आधा इलेक्ट्रॉन यहां जाएगा, वो हम नहीं कर सकते हैं।
तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहता है बेसिकली कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक एटम से दूसरे एटम तक जाएगा, या जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है, जब भी चार्ज ट्रांसफर होता है, या सिंपली हम कहेंगे जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे चार्ज चढ़ता है, वो इस अंदाज में चढ़ता है कि जो एन का वैल्यू है, एन का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड या एन का वैल्यू हमेशा क्वांटाइज्ड होता है। तो चार्ज इसी अंदाज से ट्रांसफर होता है कि एन का वैल्यू हमेशा फिक्स्ड या क्वांटाइज्ड रहेगा। क्लियर? सो सबसे कम पॉसिबिलिटी क्या है चार्ज के ट्रांसफर होने की? कितना चार्ज सबसे कम ट्रांसफर होगा? एक इलेक्ट्रॉन, दैट इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19। इतना सबसे कम चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। उसके बाद क्या हो सकता है? 2 टाइम्स ये वैल्यू, उसके बाद 3 टाइम्स ये वैल्यू, और ज्यादा से ज्यादा कुछ भी n इंटू कुछ भी वैल्यू। लेकिन इस n का वैल्यू हमेशा ऐसा आएगा, हमेशा हमेशा हमेशा, या तो 1 2 3 4 5, हमेशा n का वैल्यू कभी फ्रैक्शन आ ही नहीं सकता, कभी भी नहीं आ सकता फ्रैक्शन। इसी तरह से हमेशा इलेक्ट्रॉन ऐसे अंदाज में ट्रांसफर होता है। क्लियर? सो बेसिकली हम क्या कह सकते हैं कि जब भी किसी बॉडी पे चार्ज ट्रांसफर होता है, या जब भी किसी बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है, वो n इंटू ई की टर्म्स में होता है। या तो एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो चार्ज का चढ़ा इस बॉडी पे प्लस ई, इस बॉडी पे माइनस ई। क्लियर? या तो 2 जाएंगे +2e -2e, 3 प्लस माइनस 3, ऐसे ही 4 5 6, तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो सकता है? n इंटू ई। अब n का वैल्यू आप कुछ भी, सो एक बॉडी पे आपको पता है अगर एक इलेक्ट्रॉन गया 1 इंटू ई, अब इस पे क्या चढ़ा? प्लस, इस पे क्या चढ़ा? माइनस। 2 गए 2 इंटू ई, +2e -2e, अब n प्लस एन ई माइनस एन ई। सो क्वांटाइजेशन इज बेसिकली प्लस माइनस एन। याद रखना है आपको एक्चुअली क्वांटाइजेशन, कि जब भी चार्ज या जब भी इलेक्ट्रॉन जाता है एक एटम से दूसरे एटम की तरफ, ठीक है, जब भी हम एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करते हैं एक बॉडी से, उसका वैल्यू हमेशा क्वांटाइज्ड रहता है, इलेक्ट्रॉन फ्रैक्शंस में नहीं जाता है। या आप यूं कहें कि जब चार्ज किसी ऑब्जेक्ट पे चढ़ता है, वो इस अंदाज में चढ़ता है कि जो n का वैल्यू है, इसका वैल्यू हमेशा 1 2 3 4 सो ऑन रहता है। ऐसे ही एक बॉडी पे चार्ज डेवलप होता है। अब एक बॉडी पे चार्ज पॉजिटिव होगा डेवलप, वो मैंने पहले ही बताया है कि क्यों होगा पॉजिटिव डेवलप। ठीक है, एक बॉडी एक्वायर क्यों करेगी पॉजिटिव चार्ज? जब वो इलेक्ट्रॉन देगा। नेगेटिव क्यों आएगा? जब वो इलेक्ट्रॉन लेगा। तो प्लस और प्लस माइनस एन ही हो सकता है सबसे ज्यादा वैल्यू। अब सबसे कम चार्ज क्या हो सकता है? E इज 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम। क्लियर? सबसे कम चार्ज इतना ही ट्रांसफर हो सकता है। उससे ज्यादा चार्ज क्या ट्रांसफर हो सकता है? 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स 5 टाइम्स, या n की टर्म्स में ही ये ट्रांसफर होता है, n की टर्म्स में ही ट्रांसफर होता है। तो क्या हम कह सकते हैं दिस क्यू चार्ज ऑन एनी बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, या इसी को हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। इसी को हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज भी कहते हैं। आप इलेक्ट्रॉन को तोड़ नहीं सकते हो। और सेकंड चीज, जो इलेक्ट्रॉन है इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन एक फंडामेंटल पार्टिकल है, और ये जो चार्ज का वैल्यू है कम है, सबसे कम। हाँ, इससे भी कम चार्ज हो सकता है क्वार्क्स में, लेकिन क्वार्क्स जो होते हैं कॉम्बिनेशन में होते हैं। इलेक्ट्रॉन अकेला है तो हम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज कहते हैं। सो व्हाट बेसिकली क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल सेज, ये कहता है कि जब भी एक चार्ज दूसरी बॉडी में ट्रांसफर होता है, इसी अंदाज में होता है कि n का वैल्यू जो आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी अंदाज में होगा। n का वैल्यू जो n है, n नॉट फ्रैक्शन, इसका वैल्यू फ्रैक्शन नहीं आ सकता है, इसका वैल्यू फ्रैक्शन नहीं हो सकता है। और सबसे कम वैल्यू जो चार्ज ट्रांसफर होता है, दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ चार्ज दैट कैन बी ट्रांसफर्ड, जो हम सबसे कम वैल्यू चार्ज का ट्रांसफर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन हो सकता है कि इतना चार्ज पॉसिबल है, ट्रांसफर हो सकता है। देखना क्या है, कुछ नहीं, क्यू का वैल्यू पुट करेंगे, एन का वैल्यू फ्रैक्शन निकला तो पॉसिबल नहीं है, एन का वैल्यू कुछ 1 2 3 4 फिक्स्ड अमाउंट निकला, कोई भी वैल्यू तो पॉसिबल है। ठीक है,
सपोज मेरे पास चार्ज है, ऐसे मैं दिखा सकता हूँ, 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम। क्या पॉसिबल है, क्या इसका ट्रांसफर होना पॉसिबल है? 1.6 इंटू 10⁻⁻20 कूलम, क्या इतना चार्ज इतना चार्ज ट्रांसफर होना पॉसिबल है? क्लियर? अगर हम देखेंगे ये वैल्यू, इसको हम कंपेयर करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम के साथ, सबसे कम वैल्यू इतना ट्रांसफर होगा। हम क्या कह रहे हैं कि 1.6 इंटू 10⁻⁻20, क्या इतना वैल्यू पॉसिबल है ट्रांसफर होना? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ये वैल्यू जो है ये इस वैल्यू से भी कम आता है। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, ये वाला चार्ज पॉसिबल नहीं है। आप चाहे तो पुट भी कर सकते हो, क्यू का वैल्यू, ई का वैल्यू, एन का वैल्यू, यहां पर फ्रैक्शन निकलेगा। आप चाहे तो देख भी सकते हो, वहां से 1.6 इंटू 10⁻⁻20 डाला इक्वल टू n इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19, यहां से ये कटा। क्लियर? क्लियर? 10⁻⁻19 यहां जाएगा, सो दैट इज 10⁻⁻20 प्लस 19, वो आएगा वैल्यू n का। सो n का वैल्यू आएगा 1/10, 10⁻⁻। तो 1/10 n का वैल्यू फ्रैक्शन आया, पॉसिबल ही नहीं है। क्लियर? सो n का वैल्यू आपको निकालना होता है, जहां भी आपको क्वेश्चन होगा कि क्या ये चार्ज पॉसिबल है, नहीं पॉसिबल। आप n का वैल्यू निकालना, n का वैल्यू फ्रैक्शन निकला तो पॉसिबल नहीं है, n का वैल्यू कुछ भी निकला 1 2 3 4 5 6 7 8 कोई भी फिक्स्ड वैल्यू निकला तो दैट चार्ज इज पॉसिबल। ठीक है, कुछ और एग्जांपल्स की बात करते हैं। सपोज माइन चार्ज का वैल्यू है 0.32 इंटू 10⁻⁻18, यह है एक चार्ज। दूसरा चार्ज है 0.64 इंटू 10⁻⁻20। तीसरा है 0.48 इंटू 10⁻⁻21। क्या ये चार्जेस पॉसिबल है? क्या पॉसिबल है कि इतना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है? तो यहां से सॉल्व करेंगे इसको, क्यू इक्वल टू एन ई लगा के। क्यू का वैल्यू क्या है? 0.32 इंटू 10⁻⁻18 इक्वल टू एन इंटू, अब ई का वैल्यू क्या है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं एन इक्वल टू क्यू बाई ई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। क्लियर? 1.6। तो यहां से हम सॉल्व करेंगे इसको, एन का वैल्यू 0.32 को मैं 3.2 इंटू 10⁻⁻1 लिख सकता हूं। 3.2 इंटू 10⁻⁻1, तो यहां से -18 है, डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। -18 और -1 इक्वल टू -19। ठीक है, -19 के साथ ये कटेगा, 1.6 1 जार एंड 2 जार, सो n का वैल्यू क्या आया? 2। सो देयरफॉर दिस चार्ज इज पॉसिबल, ये पॉसिबल है, इतना चार्ज ट्रांसफर हो सकता है। सेकंड एग्जांपल की बात करेंगे, 0.64 इंटू 10⁻⁻20 डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19, ये n के बराबर है। फिर से 0.64 मीनस 6.4 इंटू 10⁻⁻1, -1 और -20 ऐड होंगे तो -21 डिवाइड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19, 1.64 आर। क्लियर? 6.4। तो आंसर क्या आया? बेसिकली 4 इंटू -19 ऊपर जाएगा या -21 नीचे आएगा। क्लियर? सो -19 ऊपर जाएगा, 10 के साथ -2 आंसर आएगा। तो ये एक फ्रैक्शन, फिर से एक फ्रैक्शन है। सो n का वैल्यू यहां पर दैट इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 100, सो दिस इज फ्रैक्शन। 1 डिवाइड बाई 25 n का वैल्यू, सो दिस चार्ज इज आल्सो नॉट पॉसिबल। थर्ड एग्जांपल की अगर बात करेंगे, हम थर्ड एग्जांपल की बात करेंगे, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻22, यहां पर क्या था? 0.48, दैट मीन्स 4.8। क्लियर? 10⁻⁻1 और -21 इज -22, डिवाइड करेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻9, ये n का वैल्यू है। सो n का वैल्यू इक्वल टू 3 इंटू 10⁻⁻3। क्लियर? तो n का वैल्यू इज 3 डिवाइड बाई 1000।
ऑल्सो फ्रैक्शन, नॉट पॉसिबल। क्लियर। तो चार्ज का आपको वैल्यू निकालना होगा, एन का वैल्यू निकालना होगा, एन का वैल्यू फ्रैक्शन आया तो नॉट पॉसिबल, एन का वैल्यू फ्रैक्शन नहीं आया, 2 3 4 कुछ भी आया पॉसिबल। तो यहां पर अगर देखोगे दिस चार्ज इज पॉसिबल, द ट्रांसफर ऑफ दिस चार्ज इज पॉसिबल, ये दो चार्जेस ट्रांसफर नहीं हो सकते क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है इस एन का वैल्यू नेगेटिव सॉरी फ्रैक्शन आता है। क्लियर। अब कुछ क्वेश्चंस देखेंगे इसी क्वांटाइजेशन प्रिंसिपल पे कैसे हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। क्लियर। तो अब हम देखेंगे कि सपोज हमें बोलना होगा कि चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं इन 1 कूलम। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, कैसे करेंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्यू बाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू चार्ज डिवाइड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज क्यू का वैल्यू क्या है 1 कूलम, इलेक्ट्रॉन का चार्ज का वैल्यू 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। क्लियर। अब n इक्वल टू 1 डिवाइड बाई 1.6, यहां पर डिनोमिनेटर में 1.6 है, मैं न्यूमरेटर में इसको 10 डिवाइड बाई 16 ऐसे लिख सकता हूं। यहां पर क्या होगा 1 डिवाइड बाई 1.6, 1 डिवाइड बाई 1.6 इज 16 बाई 10, तो 10 न्यूमरेटर में जाएगा, 16 डिनोमिनेटर में आएगा, तो 10 बाई 16 इसको लिख सकता हूं। और 10 टू द पावर -19 ऊपर जाएगा, +19 बनेगा। 2 5s are 10, 2 8s are 16, so n is 5 by 8, n is 5 by 8। इस चीज को सॉल्व करेंगे 5 डिवाइड बाई 8। अब 5 को 8 से नहीं होगा, पॉइंट चढ़ेगा, 0 आएगा, 50 बनेगा, 8 6 are 48, 2 जाएगा यहां पर, 0 उतरेगा, 20, 8 2s are 16, 4 जाएंगे, 40 बनेगा, 8 5s are 40। क्या किया बेसिकली 5 को 8 से डिवाइड किया। अब 5 को 8 से डिवाइड नहीं होगा, सो पॉइंट चढ़ेगा, 50 बनेगा, 50 बना। क्लियर। 8 6 आर 48, तो 2 आएगा सब्ट्रैक्ट करके, नीचे जाएगा 0, 8 2 आर 16, 4 सब्ट्रैक्ट करके आएगा 16, 20 - 16 इज 4, तो 4 आया आंसर, फिर से 0 जाएगा नीचे, 8 5 आर 40। सो इसका आंसर जो है 0.625। सो 0.625 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, 0.625 को मैं लिख सकता हूं 6.25 इंटू 10 टू द पावर -1 और +19 इज 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स। सो 1 कूलम चार्ज में 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर आपको एक चीज याद रखनी है कि 0.625 था मेरे पास नंबर, अब मैंने इस पॉइंट को एक डिजिट शिफ्ट किया तो 10 टू द पावर -1 मल्टीप्लाई आएगा। जब आप पॉइंट को 0.625 जब आप पॉइंट को राइट साइड की तरफ शिफ्ट करते हो 10 रेज़ पावर नेगेटिव मल्टीप्लाई आता है, जब इसी पॉइंट को लेफ्ट की तरफ करते हो 10 रेज़ पावर पॉजिटिव मल्टीप्लाई आता है। सो मैंने पॉइंट को यहां शिफ्ट किया, एक डिजिट शिफ्ट किया राइट साइड की तरफ, सो आंसर क्या आएगा 6.25 इंटू 10 टू द पावर -1 और +19 इज +18, 10 टू द पावर 18 इसका आंसर आएगा। तो 1 कूलम का चार्ज आपको याद रखना है 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। अब ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं कि सपोज 10 टू द पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स। चलो पहले में 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड ट्रांसफर होते हैं फ्रॉम अ बॉडी ए टू बी। ठीक है, 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स पर सेकंड, एक सेकंड में 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होते हैं एक बॉडी ए से बी। ठीक है, हमें बोलना है टाइम इन विच 1 कूलम चार्ज इज डेवलप्ड या एक्यूरेट। अब इस बॉडी ए से अगर ट्रांसफर हुआ तो इस बॉडी में 1 कूलम चार्ज चढ़ेगा पॉजिटिव के साथ, उसमें नेगेटिव चढ़ेगा, तो कितना टाइम लगता है 1 कूलम चार्ज ट्रांसफर करने में। क्लियर है। तो इस क्वेश्चन को भी कैसे करेंगे, यहां पर भी पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे, क्लियर। अब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकला
अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ तो कितना चार्ज होता डेवलप, 1.6। क्लियर। अगर दो होते 1.6 इंटू टू, अगर तीन होते 1.6 इंटू थ्री। अब हमें चार्ज कितना डेवलप करना है, कितना प्रोड्यूस करना है, 1 कूलम चार्ज। तो पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए एक सेकंड में अगर था 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स, एक सेकंड में कितने इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं, 10⁻12। 2 सेकंड में कितनी जाती है, 2 इंटू, 3 सेकंड में 3 इंटू। किसी भी जनरल टी सेकंड में सपोज इतना चार्ज डेवलप करने में टी सेकंड लगते हैं, कोई भी टाइम टी सेकंड लगता है, तो टी सेकंड्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे, 10⁻12 इंटू टी। अगर इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए 10⁻12 इंटू टी, टी सेकंड में, तो चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ, चार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 10⁻12 टी इंटू चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर। इतना चार्ज ट्रांसफर हुआ और इसी चार्ज का वैल्यू कितना है, 1 कूलम। इसी चार्ज का वैल्यू 1 कूलम है। सो हम Q इक्वल टू NE यूज करके लिखेंगे। सो चार्ज कितना ट्रांसफर हो रहा है, 1 कूलम। कब, जब 10⁻12 इलेक्ट्रॉन्स टी टाइम में ट्रांसफर होते हैं, तो E का वैल्यू मल्टीप्लाई करेंगे। क्लियर। यहां से T का वैल्यू निकालेंगे। तो T का वैल्यू क्या आएगा, T का वैल्यू आएगा 1 डिवाइडेड बाई 1.6 into 10⁻19 plus 12 is 10⁻7। क्लियर। डिवाइड में आएगा 1.6 into 10 to the power -19 plus 12, -19 plus 12 is -7, तो -7 डिवाइड में आएगा। अभी हमने सॉल्व किया 1 डिवाइड बाई 1.6 का वैल्यू, जो कि किसके बराबर आया था, 0.625। 10 to the power -7 ऊपर जाएगा, 10 to the power +7 बनेगा। सो T का वैल्यू क्या आया, 6.25। फिर से एक डिजिट शिफ्ट किया, सब्ट्रैक्ट होगा, 10⁻, नेगेटिव मल्टीप्लाई आएगा, -1 into +7 is 10⁻6। इतने सेकंड टाइम लगता है। क्लियर, क्लियर हुआ यहां तक, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सपोज एक मटेरियल ए लेता हूं मैं, एक मटेरियल ए को मैं मटेरियल बी के साथ रब कर रहा हूं, और जो चार्ज एक्योर होता है, चार्ज ट्रांसफर्ड इज, या ऐसे कह सकते हैं कि मटेरियल ए एक्योर्स ए चार्ज -2 into 10 to the power -7, -2 into 10 to the power -7 कुल, ठीक है। एक मटेरियल ए हमने रब किया मटेरियल बी के साथ, अब कितना चार्ज एक्योर हुआ, -2 into 10 to the power -7 कुल। क्लियर। अब हमने पढ़ा कि जब चार्ज ट्रांसफर होता है तो मास भी ट्रांसफर होता है। क्लियर। ए बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफर हुआ है चार्ज, तभी ए बॉडी में, सॉरी, मटेरियल ए इज रब्ड विद बी, मटेरियल ए एक्वायर्स चार्ज ऑफ -2 into 10⁻7 कूलम। ए ने इतना चार्ज एक्वायर किया नेगेटिव में, ठीक है। दैट मींस ए में इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए। क्लियर। अगर इलेक्ट्रॉन्स गेन हुए ए में, ए का मास भी बढ़ेगा। हमने बोला कि जब नेगेटिव चार्ज चढ़ता है किसी ऑब्जेक्ट पे, उसका मास बढ़ता है। अब कितना मास बढ़ा है वो हमें बोलना है। तो अमाउंट ऑफ मास ट्रांसफर इज, सो एक मटेरियल ए लिया, दूसरे बॉडी के साथ बी के साथ हमने इसको रब किया, तो ए में क्या चार्ज आया, -2 into 10⁻7 कूलम। दैट मींस बी से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ है ए बी। क्लियर। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ, दैट मींस मास भी तो ट्रांसफर हुआ। अब कितना मास ट्रांसफर हुआ वो हमें निकालना है। यहां भी हम पहले नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकालेंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ होगा तो मास कितना ट्रांसफर हुआ होगा, 9.1 into 10⁻31 kg, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का मास उतना होता है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे तो कितना मास ट्रांसफर होगा, 2 into 9.1, 3 into 9.1। अब जनरल में कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर होंगे उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो
उससे हमें पता चलेगी कि कितना मास ट्रांसफर हुआ है। सो Q इक्वल टू एन ई को यूज करके हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकाल सकते हैं। अब एन का वैल्यू क्या है? एन का वैल्यू है चार्ज कितना हुआ है। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इज 2 into 10 to the power -7, ठीक है, डिवाइडेड बाई इलेक्ट्रॉनिक चार्ज 1.6 into 10 to the power -9। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ डिवाइड बाई एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है। सो n इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई 1.6, फिर से मैं 2 इंटू 1.6 को 10 डिवाइडेड बाई 16 लिख सकता हूं, n टू 10 टू द पावर -19, ऊपर जाएगा प्लस बनेगा, प्लस 19 और 7 दैट इज 12। क्लियर? सो 2 8s are 16, 2 4s are 2, 5s are 10, 2 8s are 16। क्लियर? सो 10 बाई 8 आया तो 5 डिवाइडेड बाई 4। सो n का वैल्यू क्या आएगा? 5 को 4 से डिवाइड करेंगे दैट इज 4 1s are 4। क्लियर? फिर पॉइंट चढ़ेगा 1 और 0, 4 2s are 8। अगर हम ऐसे देखेंगे तो 10 को हम 5 को हम डिवाइड करेंगे 4 के साथ, 4 1s are 4, 1 आएगा, पॉइंट चढ़ेगा 0 4 2s are 8, सो 2 0 4 5s are, तो 1.25 आंसर आएगा, 1.25। क्लियर? 1.25 इंटू 10 टू द पावर 12 इलेक्ट्रॉन्स। सो इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हुए। सो मास कितना ट्रांसफर हुआ ये हम यहां पर देख लेते हैं। सो मास कितना ट्रांसफर हुआ दैट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू मास ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31। सो मास कितना ट्रांसफर हुआ, व्हाट इज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1.25 इंटू 10 टू द पावर 12, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 9.1 इंटू 10 टू द पावर -31 के साथ। क्लियर? तो आंसर जो इसका आएगा इसको हम सॉल्व करेंगे यहां पर 1.25 को 9.1 के साथ मल्टीप्लाई करना, इसका आंसर आएगा 11.38 इंटू 10 टू द पावर -19 kg। क्लियर? सो 11.25 इंटू 10 टू द 11.38 इंटू 10 टू द पावर -19, -31 और +12 इज -19। क्लियर? तो इतना मास ट्रांसफर हुआ है। तो यहां से हम देख सकते हैं कि इस क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज पे क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं और हम उन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन आप खुद से कर लेना कि अगर 10 रेज़्ड पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स, अगर 10 रेज़्ड पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स पर सेकंड ट्रांसफर हो रहे हैं या फॉल कर रहे हैं ऑन ए बॉडी ए, अगर 10 रेज़ पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स फॉल कर रहे हैं पर सेकंड ऑन ए बॉडी ए, तो कितना टाइम लगेगा in which a charge of 2 microcoulomb is developed। क्लियर? तो ये हमें देखना है कि अगर 10 रेज़ पावर 12 अल्फा पार्टिकल्स एक सेकंड में फॉल कर रहे हैं एक बॉडी ए पे, तो टाइम इन विच चार्ज ऑफ 2 माइक्रोकूलम इज डेवलप। ये कैसे करेंगे? आपको पता है अल्फा पार्टिकल्स का, अल्फा पार्टिकल का चार्ज क्या होता है 2e। ये आप खुद कर लेना, फिर कमेंट्स में आप इसका आंसर बोलना। थैंक यू वेरी मच।